Hello, everybody. Very good evening. Hope you all are doing really well. Thank you so much for joining the session on time. I hope I'm audible and visible clearly. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले वो समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और अभी हम लोग ने सिंपल सी एक चीज़ पढ़ी, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, एक आता है प्रॉमिसरी नोट, एक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा आता है चेक। चेक में स्पेलिंग जो है वो है CHEQUE, CHEC के स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेबल ईदर टू ऑर्डर और बियरर। तो यहाँ पर बियरर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, जिसके पास पोजेशन हो उसको बोला जाता है बियरर। अच्छा, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास अगर कोई बैंक नोट रखा हो ना, जो इंडिया का बैंक नोट होता है, अगर आपके पास वो रखा हो ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जिसका भी नोट है वो उठाकर देखो एक बार, और उसमें आप देख पाओगे कि वहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पे सिग्नेचर, गवर्नर के सिग्नेचर के साथ लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बियरर मतलब जिसके पास भी ये होगा उसको 10 रुपये की राशि दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। बियरर मतलब जिसके पास भी उसका पोजेशन हो, जिसके पास नोट का पोजेशन हो उसका नोट माना जाता है, ठीक है। ईदर टू ऑर्डर, ऑर्डर मतलब इंस्ट्रक्शन पर, किसी के इंस्ट्रक्शन पर, किसी के इंस्ट्रक्शन पर। जब हम लोग बोलते हैं किसी के इंस्ट्रक्शन पर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला कि आई विल बी पेइंग द अमाउंट ऑन द ऑर्डर ऑफ से मिस्टर एक्स, ठीक है। तो एक्स जिसको भी ऑर्डर करेगा, इन माई केस करेगी, ठीक है, उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान रखोगे, जिसके भी इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है उसके इंस्ट्रक्शन पर, ऑन दी ऑर्डर ऑफ दिस पर्सन, यानी कि जैसा ये ऑर्डर करेगा उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, जिसको ये बोलेगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जैसे हमने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया और उसमें लिख दिया कि टू दी ऑर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, और टू दी ऑर्डर ऑफ मिस एक्स, तो जिसको भी एक्स बोलेगी उसको पैसा देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके यहाँ के। अभी तो हम लोग ने प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी अभी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि क्या फीचर्स होते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब तीनों की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एज वेल एज चेक, तीनों की बात हो रही है। तीनों में ये तीनों चीज़ें, तो ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, यानी कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल नहीं चलते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, ठीक है। शुड ऑलवेज बी साइंड, शुड ऑलवेज बी साइंड, साइंड होने ही चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंड होने ही चाहिए, बिना सिग्नेचर के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट्स अलाउड होने चाहिए, एंडोर्समेंट्स अलाउड होने चाहिए, ठीक है। टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स यानी कि अनडिस्टर्ब्ड ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। टाइटल मतलब ओनरशिप, अनडिस्टर्ब्ड ओनरशिप होनी चाहिए, यानी कि क्लियरली पता होना चाहिए किसका ओनरशिप है उसके ऊपर, ठीक है। टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि एंडोर्समेंट में नो लिमिट होनी चाहिए, नो लिमिट ऑन एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट अलाउड होना चाहिए, दैट इज वन थिंग, बट नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ एंडोर्समेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ एंडोर्समेंट्स। प्लीज़ आप लोग अपने जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो प्लीज़ चैट बॉक्स में बताते जाइएगा। ऑन अ पीरियोडिक बेसिस वी विल चेक कि क्या क्या डाउट्स हैं, उसको सॉल्व करते जाएंगे। फिर आते हैं अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा काम करोगे तो हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पर अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, यू कैन नॉट पुट एनी कंडीशन, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, जैसे कि जब हम अपनी ट्यूशन फीस के लिए चेक कलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सर आपने अच्छा पढ़ा है तो ही ये चेक जो है वो क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। चेक में कहीं ये नहीं लिखा होता, हमारे अग्रीमेंट में लिखा होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कहीं पे ये नहीं लिखा होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्टेनिटी ऑफ सम पेबल, टाइम ऑफ पेमेंट एंड पे, दैट इज कितना, दैट इज कितना, कब एंड किसको, शुड बी सर्टेन। कितना पैसा देना है, कब देना है और किसको देना है, शुड बी सर्टेन, शुड बी सर्टेन, शुड बी सर्टेन, सर्टेन यानी कि पता होना चाहिए एकदम क्लैरिटी के साथ कि कब पैसा देना है,
कितना पैसा देना है और किसको पैसा देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? पोजेशन शुड बी ट्रांसफर्ड, possession should be transferred. I hope this is clear. I hope this is clear. Any questions on this? Please feel free to let me know. Any questions on this? Please feel free to let me know. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, दिस इज वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कुछ भी आपको लगता है कि आपको समझना है, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, आराम से बताओ। प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, आराम से बताओ। यस, बहुत आराम से जाना है हम लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 1.5 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। यस, बताओ, कुछ भी पूछना है? सी, आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर यहाँ पर बैठे हुए हो, राइट? तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों को आराम से बताना है। कुछ भी है, प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स। कुछ भी ऐसा लग रहा है जो पूछना है, बताना है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आई कैन सी दैट देयर आर मेनी पीपल इन द लाइव सेशन, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। ओके, I can see there is Ujashwini, Divya, Khushbu, Manya, Shubh, Sameer, Khushbu again। अच्छा, खुशबू का नाम पहले ही ले लिया गया था। कुमकुम, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर आती 3 चीज़ें, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट का है, सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, सेक्शन 6 जो है वो चेक का है, ठीक है। इन तीनों के बारे में डेफिनेशंस भी दी गई हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं। जैसे ही हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग पेज 1 ऑफ समरी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक तरह का वादा, राइट, एक तरह का वादे का नोट। ऐसा कुछ हो सकता है ना, एक तरह का वादे का नोट कि हमने किसी को साइन करके दे दिया कि हम आपको अब हम लोग ने क्या बोला था, 3 चीज़ें फाइनल होनी चाहिए। कब, कितना, किसको। तो हमने बोला मिस्टर ए बोल रहे हैं मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर ए बोल रहे हैं मिस्टर बी को कि मैं 1 तारीख को आऊँगा, 1 दिसंबर को आऊँगा और आपको 60,000 रुपये की धनराशि देकर जाऊँगा। क्या ये प्रॉमिसरी नोट बन सकता है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट बन सकता है? चलिए इवैल्यूएट करते हैं डेफिनेशन को देखने के बाद। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये प्रॉमिसरी नोट बन सकता है, ठीक है। तो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये तो सभी के लिए है ना, हम लोगों ने बोला हुआ था राइटिंग तीनों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, मतलब बैंक नोट और करेंसी नोट को बाहर कर दिया गया है इसमें से। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, यानी कि एक पार्टी किसको बोला जाता है, जो साइन कर रहा है, जैसे इन दिस केस हम, दैट इज द मेकर। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, क्योंकि हम लोग ने बोला था किसको देना है, कब देना है, कितना देना है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना, ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, बिकॉज हम लोग को पता होना चाहिए किसको देना है, ठीक है। और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि बियरर को भी हो सकता है, ऑर्डर को भी हो सकता है, और द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। फिर से बोलते हैं, फिर से समझते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए। करेंसी नोट, बैंक नोट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हैविंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा हुआ था, देखो यहाँ पर अनकंडीशनल, ठीक है। साइंड बाय द मेकर, साइनर कौन है, मेकर, किसको दे रहा है, पेई को दे रहा है। अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि 1 दिन पर आएगा, एक सर्टेन सम ऑफ मनी देकर जाएगा। तो पार्टीज आर मेकर एंड पेई, मेकर एंड पेई। मेकर साइन कर रहा है, पेई को पैसा मिलने वाला है, सर्टेन सम ऑफ मनी मिलने वाला है, और कब मिलने वाला है ये भी सर्टेन हो जाता है, और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और टू द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर भी अलाउड है, बियरर भी अलाउड है, बिकॉज नेगोशिएबल के अंदर ही अलाउड है, तो तीनों में अलाउड होना चाहिए, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना, मेकर एंड पेई, ठीक है। दीज आर दी 2 पार्टीज ओवर हियर। नाउ व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन इन राइटिंग होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स से ही उठकर आ रही हैं। Signed by maker, now the party is the maker here, party 1 is the maker here, this is something to remember. Promise to pay money only, सिर्फ पैसे देने की बात हो रही है। Promise to pay a certain sum, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा पैसे देने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग किसी प्रॉमिस की बात नहीं करें, हम लोग पैसे की बात करें, पैसे आकर दिया जाएगा क्योंकि प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेंगे। Promise to pay a certain sum, that is कितना should be fixed, कितना should be fixed, and payee must be certain, payee must be certain, payee must be certain, यानी कि किसको should be
सर्टेन। अच्छा, स्टैम्प्ड क्यों लिखा है? स्टैम्प्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर स्टैंपिंग होना, जो स्टैम्प पेपर पर होता है वो होना ज़रूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन क्लियर है क्या? जल्दी से प्लीज़ एक बार कंफर्म करो, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन क्लियर है क्या? फिर हम लोग आगे बढ़े। प्रॉमिसरी नोट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है क्या? तो फिर हम लोग आगे बढ़े। यस प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स। प्रॉमिसरी नोट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है क्या? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स। यस। अच्छा, एक काम करते हैं, जो भी प्रेजेंट हो, जो भी प्रेजेंट हो वो जल्दी से एक प्रेजेंट लगा दो, ठीक है? जल्दी से लिख दो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट हो क्लास में, ठीक है? जो भी सुन रहे हो हमारी बात, जल्दी से एक प्रेजेंट 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 तो बनता है, जल्दी से एक प्रेजेंट 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 तो बनता है, जल्दी से। किसी को कोई भी तकलीफ आ रही है प्लीज़ बताओ, तकलीफ नहीं आ रही तो प्रेजेंट लिख दो, ठीक है? जल्दी से बताओ क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? ओके चलो बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज पढ़ी हम लोगों ने, मेकर एंड पेई। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पर तीसरी पार्टी भी आ जाती है। चलो जल्दी से चलकर देखते हैं कौन है वो, ठीक है? ज़रूरी है ना, कौन है जानना ज़रूरी है। चलो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अगेन राइटिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही राइटिंग में होते हैं, तो ये भी राइटिंग में ही होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है, अनकंडीशनल ऑर्डर। ऐसा क्यों, अभी समझते हैं, ठीक है? अनकंडीशनल ये तो समझ में आता है, बट ऑर्डर क्यों है समझते हैं। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन और द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। फिर से समझते हैं। यहां पर क्या था, यहां पर ए प्रॉमिस्ड टू पे बी, राइट? बट जब यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, एक है ड्रॉर, एक है ड्रॉई और एक है पेई। ये तीन पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई, ये तीन पार्टीज हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सबने जिन्होंने प्रेजेंट बोला है। थैंक यू खुशबू, थैंक यू ओजस्विनी, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू मान्या, कृतिका, कुमकुम, थैंक यू सो मच। ओके नाउ यहाँ पे तीन पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई, ये तीन पार्टीज हैं यहाँ पर, ठीक है? ए ने इस बार, ए इंस्ट्रक्ट्स बी टू पे सी। दिस इज दैट केस, ए हैज इंस्ट्रक्टेड बी टू पे सी। नाउ ए ने खुद नहीं बोला कि मैं पैसे दूंगा, ए ने बी को बोला कि तुम सी को पैसे दे देना, या फिर उसके ऑर्डर पे या बियरर पे, ये तो कॉमन है ना दोनों में, ठीक है? तो ये ध्यान रखोगे। आई होप ये समझ में आया। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, BOE कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड। मतलब यहाँ पर बियरर को तो दे सकते हैं, बट ऑन डिमांड नहीं दे सकते, यानी कि जब वो मांगे तब नहीं दे सकते। ऑन डिमांड जब मांगे तब नहीं, जब मांगे। ऑन डिमांड का मतलब होता है जब मांगे, ठीक है? तो बियरर जब मांगेगा, जब आकर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट कर देगा, क्या हम लोग को तभी पेमेंट करना है? जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक सर्टेन सम ऑफ डेट हो सकती है, सर्टेन डेट हो सकती है, उसी दिन पर जाकर पेमेंट करना होता है। दैट इज बाय ऑन डिमांड। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऑन डिमांड नहीं हो, या फिर यहाँ पर BOE कैन नॉट बी मेड टू पेबल ऑन बियरर ऑन डिमांड, यानी कि बियरर के पास अगर होगा तो ऑन डिमांड पेमेंट नहीं होगा, वो डेट आनी पड़ेगी तभी पेमेंट हो सकता है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इन राइटिंग express order to pay, again repetitive, definite and unconditional order, again repetitive, signed by drawer, यहाँ पर signed by maker था तो यहाँ पे पार्टी चेंज हो गई, drawer हो गया। order to pay money only, ये भी समझ में आता है। certain sum, ये भी समझ में आता है। draw, drawee and payee must be certain। now draw, drawee and payee में यहाँ पे drawer का मतलब क्या है? drawer in our case is A, drawee in our case is B एंड पेई इन आर केसेस सी। ए ने बी को बोला था कि तुम जाकर सी को पैसे देकर आना, या फिर उसके ऑर्डर पर देकर जाना, तो सी इज द पेई, ठीक है? एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए अगेन। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी से लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, जल्दी से बताओ इफ दिस इज क्लियर, जल्दी से बताओ इफ दिस इज क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ इफ दिस इज क्लियर। यस, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ इफ दिस इज क्लियर,
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके 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 ओके, चलो अब आते हैं चेक के ऊपर। अब बारी आती है चेक की, ठीक है। चेक, क्या ये वही चेक है जिसकी हम लोग बैंक में बात करते हैं? तो यस, ये वही बैंक चेक है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओ माय गॉड, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यस। अच्छा बट सर इसमें तो दो ही पार्टी होते हैं ना, हमने साइन किया आपको दे दिया, खत्म ना बच्चा ना, दो पार्टीज नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पर आप बैंक को बोल रहे होते हो, से हमने एचडीएफसी बैंक को बोला, हमने साइन किया डॉक्यूमेंट, हमने एचडीएफसी बैंक को बोला कि जब मिस्टर एक्स आए या हमारे केस में मिस एक्स आए, उनको जाकर आप पैसे दे देना, ठीक है। हमने बैंक को बोला है, तो आई एम द ड्रॉर, बैंक इज द ड्रॉई और आप हो पेई, ठीक है। आप मतलब हमारी एक्स जो भी है वो पे ही है ना। तो अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, तो ये बन जाता है, जो स्पेसिफाइड बैंकर है ना, ये बन जाता है हमारा ड्रॉई, ये बन जाता है हमारा ड्रॉई, ठीक है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी कि जब तक सामने वाला पैसे लेने आए ना, तब तक उसको देना नहीं है पैसे। एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी कि जब तक डिमांड नहीं होगी, जब तक सामने वाला आगे प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जैसे कि जब प्रेजेंट किया जाए सिर्फ तभी पेमेंट करना है, जब प्रेजेंट किया जाए तभी पेमेंट करना है, जब प्रेजेंट किया जाए तभी पेमेंट करना है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, यस, आई होप दिस इज क्लियर। एट इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक। अब इसका मतलब क्या है? तो ट्रंकेटेड चेक मतलब वो जब बैंक के पास जाता है ना, तो बैंक हर एक चेक को संभाल कर नहीं रखता है, बैंक अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है, अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करता है और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, श्रेड कर देता है। बट श्रेड करने से पहले ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अपने पास रखता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को बोला जाता है ट्रंकेटेड चेक। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को बोला जाता है ट्रंकेटेड चेक। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ठीक है, ओके। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब जैसे हम लोग फिजिकल चेकबुक रखते हैं ना, वैसे ही कंपनीज के केस में कई बार फिजिकल चेकबुक नहीं होती, कई बार क्या होता है डिजिटल चेकबुक होती है, यानी कि ऑनलाइन ही चेकबुक होती है, ऑनलाइन चेक्स ही होते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, so all the essentials of a bill of exchange, again because it is a bill of exchange only, drawn on a specified banker, that is this is the drawing, payable on demand only, this is important, and a check does not require stamping or acceptance। स्टैंपिंग भी नहीं होता, एक्सेप्टेंस भी नहीं होता। ऐसा होता है क्या, आपने द लैंड ऑफ लॉरेंस को पेमेंट किया, तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे स्टैम्प लगाकर, तब तक आप बोलोगे कि ये तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ये तो वैलिड ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, चेक तो किसी के नाम पे भी इशू किया जा सकता है ना। चलो, तो यहाँ तक अगर कोई ट्रबल नहीं है तो हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। देखो अभी हम लोग के पास लगभग 2 पेज की समरी और बाकी है, अभी हम लोगों ने 1 पेज कंप्लीट किया है। चलो यहाँ तक हमें जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ टेक 1 मिनट और हमें आराम से बताओ, कोई भी डाउट्स हो तो। कोई भी डाउट्स हो तो हमें एक साथ बताइए जल्दी से। कोई भी डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। कोई भी डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो डू लेट मी नो। यस, जल्दी से बताइए, कोई भी डाउट अगर आपको लगता है डू लेट मी नो, जल्दी से। अगर कोई डाउट नहीं है तो लिखिए नो डाउट्स, ऐसा लिख दीजिए, नो डाउट्स लिख दो ना, नो डाउट्स चलेगा, लिख दो नो डाउट्स। यस, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अगर कोई डाउट नहीं है तो आराम से बिंदास तरीके से लिख दो नो डाउट्स, नो डाउट। ओके चलिए, ओके। अच्छा तो अब हमें एक चीज़ बताओ, अगर नो डाउट है तो हमें एक चीज़ बताओ, अगर कल को आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस का, बुक को मत देखिएगा ठीक है, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच के डिफरेंस का, तो आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, जल्दी से सोच कर बताओ क्या क्या लिखोगे। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप क्या क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। ओके, यस ओजस्विनी प्लीज़ पूछिए डाउट, जो आपका डाउट है प्लीज़ टाइप कीजिए, प्लीज़ बताइए क्या है आपका डाउट, प्लीज़ बताइए क्या है आपका डाउट। प्लीज़
जब तक बाकी लोग जिनको कोई डाउट नहीं है वो हमें जल्दी से एक चीज़ बताओ, अगर कल को आपको चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा तो आप क्या लिखोगे, बताओ। यस बताइए। ओके चलिए, तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके एक आया, यही डाउट था जो आपने क्वेश्चन पूछा। अच्छा ओके ओके ठीक है, अंडरस्टूड। अभी बता देते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने बोला सब कुछ सेम है, बस एक दो चीज़ें डिफरेंस में बोली हम लोगों ने। कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंस में बोली हम लोगों ने? हम लोगों ने बोला सबसे पहले तो यहाँ पर ऑन डिमांड ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ऑन डिमांड ही होता है, स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती है। एक स्पेसिफाइड बैंकर, यानी कि यहाँ पर जो ड्रॉई है वो एक कोई स्पेसिफाइड बैंकर ही होना चाहिए, बैंक ही होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नो एक्सेप्टेंस लगता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक के बीच के, ठीक है। ओके बढ़िया, गुड गुड। आई होप कृतिका आपका डाउट जो है वो सॉल्व हो गया है, एंड मान्या थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, इट इज करेक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। थोड़ा क्लास में डिवाइड कर देते हैं इनको, अलग अलग तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक ही तरह के थोड़ी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के होते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट ये वो हैं जो किसी के भी हो जाते हैं, किसी के भी हो जाते हैं। इससे क्या मतलब है सर आपका? इसका मतलब ये है ये जिसके पास रहें उसके हो जाते हैं। जैसे बैंक नोट की बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रॉमिसरी नोट में कई बार ऐसा होता है, लिखा होता है पेबल टू द बियरर, जो ये लेकर आएगा उसको पैसे देकर भेज दिया जाएगा, तो दिस इज बियरर इंस्ट्रूमेंट। एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बियरर और द लास्ट एंडोर्समेंट, एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बियरर और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक यानी कि आपने ऐसा साइन किया, आपने लिखा एक चेक में पेबल टू और डैश छोड़ दिया और उठाकर साइन कर दिया, ठीक है। नाउ लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, राइट, लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा पेबल टू बियरर और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। ओके चलिए ओजस्विनी आपका डाउट जो है, जस्ट अभी हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके जस्ट इन केस आपको लगे मिस हो रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ फिर से एक बार हाईलाइट कर दीजिएगा। अब हम लोग ने क्योंकि स्टार्ट कर लिया, एक बार इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी एक पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे ही पे होता है। सो पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्डर विच डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स फर्दर ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे फर्दर ट्रांसफर तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, बट ये बोला गया है कि मुझे ना देकर आप उसको दे देना। इस पर्सन को या इस पर्सन के ऑर्डर पे जिसको ये बोले उसको पेमेंट करना होता है, वो कहलाता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बियरर जो लेकर आएगा उसको पे कर दिया जाएगा। ऑर्डर या तो एक स्पेसिफिक पर्सन को या फिर जिसको वो बोलेगा, वो स्पेसिफिक पर्सन जिसको बोलेगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे एक एरर करते हैं, वो ये लिख देते हैं पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन। नहीं ना भाई ना, यहाँ पर और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ओके चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड मतलब यहाँ पे दो तीन स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉ हुआ है, प्लस पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ड्रॉ हुआ है, ठीक है, प्लस या तो फिर वो पेबल इन इंडिया भी है या फिर किसी इंडियन रेसिडेंट के ऊपर ड्रॉ हुआ है, यानी कि इंडिया में ड्रॉ हुआ है प्लस या तो फिर वो इंडिया में पेबल है या फिर किसी इंडियन रेसिडेंट के ऊपर ही ड्रॉ हुआ है, यानी कि ड्रॉ या तो फिर इंडियन है या फिर एटलीस्ट जो ड्रॉर है वो इंडिया में है, इंडिया में ड्रॉ हुआ है और पेबल भी इंडिया में है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सारी एक्टिविटीज इससे रिलेटेड इंडिया में हो रही हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी? ड्रॉन वाली, पेबल वाली या फिर पर्सन, ये तीनों इंडिया में होने चाहिए, तो उसको बोला जाता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बाय डिफॉल्ट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? जस्ट लाइक पब्लिक प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंडिया में नहीं है, जो भी हमारे हिसाब से, अब हम लोग इंडिया में बैठ के बात करें, जो भी इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है, राइट। इनक्वेट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इनक्वेट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। जैसे कि कुछ बच्चों ने पता क्या किया था, कुछ बच्चों ने अल्टीमेट ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर, ठीक है। अल्टीमेट ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने क्या किया, वो ना जब फीस का चेक लेकर आए तो अमाउंट ही ब्लैंक लिख कर आए, उन्होंने ब्लैंक अमाउंट सबमिट कर दिया हमें। उन्होंने बोला, अच्छा ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला कि आप जो चाहे वो भर लो, उन्होंने बोला सर थोड़ा डिस्काउंट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप इसमें फाइनल अमाउंट भर दो। से आपकी फीस 35,000 है, समझ में आ गया, बट इन 35,000 में अगर आप कुछ डिस्काउंट कर रहे हो, 35,000 लिख कर आते तो 35,000 ही पेमेंट हो जाता। तो वो लोग ना ब्लैंक चेक लेकर आए थे। उन्होंने बोला, अच्छा ये नहीं बोला था कि जो अमाउंट लगे वो भर लो और हमें क्लासेस दे दो, ऐसा नहीं किया था उन्होंने।
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला सर कुछ डिस्काउंट हो जाए तो बताइए। तो ना से किसी का 32,000 रुपीज़ फीस फाइनल हुआ, तो वो 32,000 उन्होंने वहाँ पर भर दिया। वॉट इफ़ ये 32,000 नहीं भरते और ब्लैंक देकर चले जाते हैं, तो ये कह रहा था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ पर कोई एक एक्टिविटी, कोई एक एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ब्लैंक। अच्छा, पेबल ही नहीं लिखा, उन्होंने बोला आपको जिसको पे करवाना, आपको CSO प्रीत अग्रवाल को पे करवाना हो, आपको CACM शोभित परवा को पे करवाना हो, आपको द लैंड ऑफ लर्नर्स को पे करवाना हो, डेट इज़ योर कॉल, आप आराम से अपने हिसाब से पे ही भर लीजिएगा। तो डैट इज़ ऑल्सो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट, ठीक है। अब आते हैं एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, अनशर्ट, राइट, थोड़ा हिंदी में बोले तो अनशर्ट है ना, एम्बिगियस क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है कोई भी चीज़। तो विच ईदर बी ट्रीटेड एज प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि समझ ही नहीं आ रहा, कई बार ऐसा हो सकता है क्या, हाँ समझ ही नहीं आ रहा इसको प्रॉमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज माने, इसमें तो बहुत मिक्स्ड एट्रीब्यूट्स लग रहे हैं। वंस होल्डर एक्सरसाइजेस दिस ऑप्शन ही इज बाउंड बाय इट, यानी कि जैसे ही होल्डर ने क्लियर कर दिया, कोई ऐसा एक्शन कर दिया जिसे समझ में आ गया, तो फिर वो बाउंड हो जाएगा कि वो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। बट जहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको बोला जाता है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही रेयर सिनेरियो है, जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, I hope this is clear. I hope this is clear. I hope this is clear. Yes, I hope this is clear. Yes. अगर क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स कि यस सर क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज वो शूट कीजिए। चलो, जब तक इज इट होल्डर चॉइस टू चूज, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए आप बोल रहे हो ऐसा? अच्छा, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट के लिए यस, होल्डर हैज द चॉइस टू चूज, यस होल्डर हैज द चॉइस टू चूज, करेक्ट। ओके, और बताइए क्या लग रहा है, कुछ भी पूछना है प्लीज बताइए आराम से, नॉट एन इशू। चलो अब बात करते हैं ओजस्विनी के दूसरे डाउट के ऊपर, ठीक है। पहले एक डाउट आया था, सिंस चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट कैन नॉट बी पेड टू बियरर्स, ओके ओके, डिमांड, बट इट कैन बी पेड ऑन डिमांड इन चेक केस। फिर से पढ़ते हैं, शायद हम समझने में गलती कर रहे हैं। सिंस चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट कैन नॉट बी पेड टू अ बियरर ऑन डिमांड, ओके, but it can be paid on demand in check case। तो डिमांड पे ही तो होता है ना, आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, है ना। ओके, चलिए, चलो, आई होप दिस इज क्लियर। डिमांड पे ही होते हैं ना चेक, तो कोई भी और डाउट लगे तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्या करें वो समझना, ठीक है। प्रेजेंटमेंट की बात करते हैं। प्रेजेंटमेंट मतलब चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो कुछ भी, उसका प्रेजेंटमेंट, उसको लाकर प्रेजेंट करना कि सर इसका पेमेंट करवाना है, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रेजेंटमेंट, इस एक्टिविटी को बोला जाता है प्रेजेंटमेंट, ठीक है। बट अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, ये जो प्रेजेंटमेंट है ना, इट्स अ बिग टॉपिक, ठीक है। हम लोग अभी जो पूरा टेक्स्ट बुक है ना उस पर भी जाएंगे, उससे भी इसको रीड करेंगे, ठीक है, की पॉइंट्स रीड करेंगे। अभी के लिए ना हम लोग एक बार इसमें से क्विक समरी रीड करते हैं, उससे इतना समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, सो दैट वी हैव गुड नॉलेज कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं अभी हम लोग। ओके, चलो अब आते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर चेक में तो एक्सेप्टेंस लगता ही नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में लगता है, तो यहाँ पर हम लोग ने बोला ओनली फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब जैसे ही दिखाया वैसे ही, है ना, जब दिखाया तब पेमेंट, जब दिखाया तब पेमेंट। व्हेन आई से जब दिखाया तब पेमेंट का मतलब क्या, जब प्रेजेंट किया तब पेमेंट, है ना। मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे, यानी कि आप रात में 12 बजे नहीं पहुंच सकते ना, अगर उस बिजनेस का यूजुअल टाइम ऑफ वर्क नहीं है, वो बिजनेस का यूजुअल टाइम ऑफ वर्क से 10 AM to 6 PM है, तो आपको बिजनेस आवर्स में जाना पड़ेगा और रीजनेबल डे पर और टाइम पर जाना पड़ेगा, ठीक है।
जनरली 48 आवर्स आर गिवन टू ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। जो भी ड्रॉई होता है ना उसको 48 आवर्स दिए जाते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, यानी कि वहाँ पे जाके प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद 48 आवर्स का टाइम उसको दिया जाता है, 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लो। किसको टाइम दिया जाता है? टू ड्रॉई, दैट इज 2 दिन, दैट इज 2 दिन। लेट मी राइट इट मोर क्लियरली, दैट इज 2 दिन फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, इज इट क्लियर? यस। चलो अब आते हैं डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, यानी कि आपने प्रेजेंट ही नहीं किया वहां पर जाकर, आपको प्रेजेंट करवाना था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करके एक्सेप्ट करवाना था ना, नो पार्टी लायबल देयर टू। अब आप ही गए नहीं, आप ही ने प्रेजेंट किया नहीं, आप ही ने एक्सेप्टेंस लिया नहीं सामने वाले का, तो फिर नो पार्टी। इफ, और फिर आते हैं इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टेड टू ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि ऐसा लिखा है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ेगा, मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। जैसे कि हमने लिखा कि ऑफिस में नहीं, आपको कॉलेज आना पड़ेगा, वहीं पर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कॉलेज में आके प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है ड्रॉई नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, यानी कि अगर आपने उसको ढूंढा और वो मिला नहीं, रीजनेबल प्लेसेस पर आपने ढूंढा, ऐसा नहीं पूरे शहर में ढूंढना है, रीजनेबल प्लेसेस में आपने ढूंढा और वो आपको मिला नहीं, तो फिर क्या करना है आपको? तो फिर आपको मान लेना है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और वो डिसऑनर हो गया है, और जो भी प्रोसीडिंग्स है वो आपको वैसे ही आगे बढ़ानी है। आई होप दिस इज क्लियर, I hope this is clear. I hope this is clear. Yes. I hope this is clear. बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। I hope this is clear. Yes. चलो बढ़िया। I can see that few people are not active right now, so I would request all of them to please be active because this is a very important act for your examination. लगभग 0 से 14 मार्क्स तक का आता है, कई बार 4 मार्क्स, कई बार 5 मार्क्स, कई बार 14 मार्क्स तक का आता है, ठीक है। और इनफैक्ट मजे की बात ये Jan 25 अटेम्प्ट जो था ना उसमें तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था। पता कौन सा बताते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, रूल्स एज टू कॉम्पेंसेशन लिखा है ना, रूल्स एज टू कॉम्पेंसेशन, ये आ गया था 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में ना। सोचो इतना सा आंसर है 3-4 पॉइंट्स का, 7 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है ये कई बार कि आपका छोटा सा पॉइंट, इट कुड बी डेफिनेशंस, इट कुड बी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इट कुड बी एनीथिंग दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी एक्टिव, क्योंकि आप एक बार इसको सुनोगे और समझोगे ना, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जल्दी से एक बात बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। ये नोट जो हम लिख रहे हैं आपको चाहिए होंगे क्या, या फिर आप खुद लिखते जा रहे हो? चाहिए होंगे क्या नोट्स? हमें देना चाहिए क्या टेलीग्राम पर? आप लोगों को टेलीग्राम पर नोट्स देने चाहिए क्या? क्या बोलते हो, टेलीग्राम पर नोट्स देने चाहिए क्या? जल्दी से येस और नो में बताओ, जल्दी से येस और नो में बताओ, टेलीग्राम पर नोट्स देने चाहिए क्या? चाहिए टेलीग्राम पे नोट्स? ये जो नोट्स हम लिख रहे हैं ये 2-3 पेजेस, ये चाहिए? हेल्प होगी इससे? क्या लगता है हेल्प होगी? जल्दी से बताओ। चलो जल्दी सुन लेते हैं। टेलीग्राम पे नोट्स, ये जो नोट्स हम लिख रहे हैं ये 2-3 पेजेस, ये चाहिए? हाँ यार बच्चों को लग रहा है हेल्प होगी, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अब आते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, यहाँ पे था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे है प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट। यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस के लिए था, ठीक है, यहाँ पर भी है प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, पर यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज था, यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, ठीक है। सो मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। अगेन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल आवर्स, रीजनेबल डे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी लायबल देयर टू, सेम जहां पे बोला है प्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं प्रेजेंट किया तो दोनों पार्टी नॉट लायबल। फिर आप सामने वाले से नहीं बोल सकते हो, ठीक है, फिर आप सामने वाले से नहीं बोल सकते हो कि यार आपने क्यों नहीं पे किया, क्योंकि आपने प्रेजेंट ही नहीं किया ना, आपने उससे एक्सेप्ट ही नहीं करवाया। चलो नाउ द लास्ट पेज, वाओ लास्ट पेज सर, यस लास्ट पेज, ठीक है, लास्ट पेज। अच्छा ये क्या था, ये था प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, है ना, ठीक है, यहाँ पे फॉर साइट। अब आते हैं रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब ये तीनों के लिए होता है रिगार्डिंग पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, यहाँ पे था साइट के लिए,
यहाँ पे तीनों इंक्लूडेड हैं बट फॉर पेमेंट, ठीक है, ध्यान रखोगे, फॉर पेमेंट। चलो अब आते हैं टू हुम, किसको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है। सो मेकर, प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर, बीओई के केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर, एंड चेक के केस में ड्रॉई। किसको प्रेजेंट करना है, मेकर, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट के केस में, एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, एंड ड्रॉई चेक के केस में, ठीक है। इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तीनों का एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम सर्कल कर देंगे किसको करना है, ठीक है। ए प्रॉमिस टू पे बी, तो यहाँ पर कौन, मेकर, यानी कि इनको। यहाँ पर ए आस्क्ड बी टू पे सी, ठीक है, तो बी टू पे बी ऑर्डर्ड टू पे सी, ठीक है। और चेक के केस में बात करते हैं, चेक के केस में बात करते हैं, ए ने बोला बैंक को, ऑर्डर्ड बैंक टू पे सी, इन दिस केस बैंक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, इन डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट, इन डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, आपने प्रेजेंटमेंट नहीं किया, ठीक से नहीं किया, रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल डे पर, रीजनेबल आवर पर नहीं किया, नो पार्टी लायबल देयर टू। ऐसा हो सकता है क्या, आप बैंक रात में 12 बजे का बैंक बंद होने का टाइम था, ठीक है, आप गए वहाँ पर, आपने बोला ये लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो पेमेंट ही नहीं करे। अरे आपको रीजनेबल टाइम, रीजनेबल डे, रीजनेबल आवर पर जाना है ना बच्चों, ठीक है। चलो बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक एक्सेप्शन सर ये केमिस्ट्री जब छोड़ी थी तब सोचा था एक्सेप्शन छूट गया ना बच्चों, फाइनेंस में भी एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसा क्यों समझते हो, एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, ठीक है। चलो, इफ प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड, इफ प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड, जब मांगा जाएगा तब पेमेंट करना पड़ेगा, एंड इज नॉट पेएबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी। यानी कि डिमांड पर पेमेंट करना था और कोई प्लेस नहीं बताई थी कहाँ पर आके मांगना है, ठीक है। से हमने प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया, उसमें ये नहीं लिखा कि टोलॉल ऑफिस या फिर कॉलेज आना पड़ेगा और आपको वहाँ पर आकर पेमेंट करवाना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला हमने, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो फिर नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी, जब मांगा जाएगा, जहाँ मांगा जाएगा वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टाइम ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स, हर जगह यही होता है, कभी भी टाइम थोड़ी बताएंगे रात में 10 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, सुबह 9 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लॉ आपको कभी ये टाइम नहीं बताता, लॉ क्या बोलता है, रीजनेबल टाइम, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी रीजनेबल लगता है उस कंडीशन में आप पहुंच जाओ वहां पर। इफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट, इफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट, ठीक है, देन मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी, यानी कि जो भी डेट डिसाइडेड है, दैट इज द डिसाइडेड डेट, उस दिन वहां पर पहुंच जाओ, ठीक है। चलो, प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेएबल करने की बात हुई है, तो फिर मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यानी कि अगर 10th फिक्स्ड हुई है, अगर 10th फिक्स्ड हुई है तो आपको 13th को पहुंचना है, अगर 10th फिक्स्ड हुई है तो आपको 13th को पहुंचना है, यानी कि 3 दिन बाद, थर्ड डे, ठीक है। ओके, इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, किसी स्पेसिफाइड प्लेस पर पेमेंट करना है तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस ओनली, सीधी सी बात है, जहाँ बोला है वहाँ। लॉ बड़ा ही सिंपल होता है, अगर आप उसको सीधा सीधा समझते चलो ना, बड़े ही सिंपली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड, कहीं नहीं बताया, तो फिर क्या, मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और एट द यूजुअल रेसिडेंस। यानी कि अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे हमारा ऑफिस है तो फिर ऑफिस में आना पड़ेगा, ऑफिस नहीं है तो फिर रेसिडेंस में जा सकते हो, वो दोनों नहीं है तो फिर दूर कहाँ मिलता है वो जनरली, अब ऐसा यहाँ नहीं लिखा है बट दूर कहाँ पर मिलता है वो जनरली, जहाँ पर वो मिलता है वहाँ पर जाना है, ठीक है। ये वाला केस हम थोड़ा सा बोलेंगे कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है वाला केस, जब एग्जाम में आता है ना तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो ये प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस, नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस, नहीं पता कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, नहीं पता, प्रेजेंट में बी मेड टू हिम इन पर्सन वेर एवर ही कैन बी फाउंड, अभी बताया ना, जहाँ मिल जाए वहाँ चले जाना है, ठीक है, ये यहाँ लिखा है। इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, जब मांगा जाएगा तब पेमेंट करना है, तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव बाय द होल्डर, मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको कर देना है, जो भी एज पर डिमांड, एज पर द अग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। यानी कि डिले अलाउड है क्या, तो जनरली तो नो, बट अलाउड कब हो जाएगा, जब यहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाए जिसकी वजह से वो प्रेजेंटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है। चलो अब आते हैं
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये हम इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर पूछ लिया जाए या क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बड़ी डिफिकल्टी में आ जाओगे, आप लोग शायद ना लिख पाओ, इसलिए यहाँ पर जो प्रेजेंटमेंट है ना वो नेसेसरी हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सबसे पहले 1 मिनट का टाइम लीजिए और हमें बताइए कि कुछ भी ऐसा है क्या जो आपको समझना है, या जो है वो समझ आ गया बढ़िया तरीके से। अगर समझ आ गया तो एक बढ़िया सा ओके तो बनता है, एक बढ़िया सा ओके, बढ़िया सा कमेंट, कुछ भी ऐसा बढ़िया सा तो बनता है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम लो और बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। थर्ड आफ्टर दैट डेट, बिकॉज कई बार क्या होता है ना ओजस्विनी, जब हम लोग बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट हो सकता है सेम डे पर अलाउड ना हो, सेम डे पर जो है वो डिडक्ट ना हो पाए किसी वजह से, इसलिए जनरली जहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट की बात आती है ना वहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड होता है एज पर लॉ। 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड होता है कि कभी भी आपको कोई पेमेंट करना है, स्पेशली द इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट, तो जनरली 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड अलाउड होता है। ठीक है, तो हर एक जगह पर आप कहीं पे भी देखोगे ना तो आपको जनरली 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड मिलेगा, लॉ में लिखा हुआ, इंडियन लॉ में लिखा हुआ। ठीक है, चलिए बताओ 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 बताओ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डाउट्स। और अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया सा एक कुछ लिखो ना कि हाँ समझ आ गया, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ऐसी लैंग्वेज में लिखना जो समझ में आए। ठीक है, यस, विद इन दोज 3 डेज इट कुड बी डन। ठीक है, ओके मत लिखो यार, लिखो समझ आया, नहीं आया, डाउट है, एक बार रीड करके बताएंगे, कुछ तो लिखो, कुछ तो ऐसा लिखो जिससे समझ तो आए कि कितना समझ आया। और अगर नहीं आया तो पूछो, और आ गया है तो बताओ, फिर हम पूछते हैं डाउट्स। ठीक है जल्दी से प्लीज़। गॉट इट, थैंक यू खुशबू। ओके चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आज मज़े की बात, हमें एक चीज़ बताओ, ये जितने भी बच्चे थे ना, आज लगभग 70 बच्चे ज्वाइन करने वाले थे, 70, हाँ, लगभग 60 से 70 बच्चे ज्वाइन करने वाले थे इस सेशन में। ठीक है, जहाँ तक अभी हम देख पा रहे हैं लगभग 10-12 बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ बताओ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, जितने लोग एक्टिव हो उनसे पूछ रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सिर्फ लिख दो ना, पी मतलब प्रोवाइड, एन पी मतलब नॉट प्रोवाइड। ठीक है, बताओ जल्दी 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 बताओ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को कि नहीं करनी चाहिए? सी आई हैव दी ऑप्शन कि हम इसको प्राइवेट कर सकते हैं, नहीं देखेगा, किसी को भी नहीं देखेगा। जल्दी बताओ क्या बोलते हो, प्रोवाइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? प्रोवाइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या बोलते हो? बताओ 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 प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके, नॉट प्रोवाइड, ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, और बताओ बाकी लोग क्या बोलते हो? आप लोग इतने एफर्ट्स लेकर ऑनलाइन लाइव पर बैठे हुए हो, आप लोग चैट बॉक्स पे एक्टिव हो, आप लोग हर एक चीज़ का आंसर कर रहे हो। ठीक है, डोंट यू थिंक आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए और इसकी रिकॉर्डिंग हटा देनी चाहिए? डोंट यू थिंक आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग हटा देनी चाहिए, है ना? रिकॉर्डिंग हटा देंगे इसकी। ठीक है, चलो इट इज़ डिसाइडेड, रिकॉर्डिंग हटा दी जाएगी इसकी। ठीक है, हटा दी जाएगी। थैंक यू सो मच खुशबू कुमकुम, हटा दी जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब बात करते हैं प्रेजेंटमेंट की। ठीक है, व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, कब ये अननेसेसरी है? व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, यानी कि प्रेजेंटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वही रीजनेबल कॉजेज होंगे जब दोनों ने डिस्कस कर लिया, जब समय से पहले ही पेमेंट हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, है ना? सो मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट, यानी कि वो लोग खुद ही रोक रहे हैं कि मत करो प्रेजेंटमेंट, मत करो प्रेजेंटमेंट, है ना? तब प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेबल एट बिजनेस प्लेस एंड दैट्स क्लोज्ड ऑन बिजनेस डे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। से हमारी कोचिंग के टाइम पर कोचिंग में पेमेंट था, कोचिंग में लोग आए, यूजुअल टाइम ऑफ बिजनेस पर आए, से दोपहर में 2 बजे आए, यूजुअल टाइम ऑफ बिजनेस यूजुअल डे पर आए, सैटरडे संडे पर नहीं आए, और फिर ये प्लेस बंद मिल रही है, तो फिर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड लायबल पार्टी डजंट अटेंड द प्लेस, यानी कि जिस प्लेस की बात हुई थी वहाँ पर वो पार्टी मिल ही नहीं रही है। ठीक है, नॉट पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड लायबल पार्टी नॉट फाउंड आफ्टर ड्यू सर्च, यानी कि
किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात नहीं की गई थी, तो हम लोग उसके ऑफिस पहुंचे या उसके घर पहुंचे, या फिर दोनों ही जगह नहीं पता थी तो उसको रीजनेबली ढूंढने की कोशिश की गई जहाँ पे वो पाया जा सकता था, और वो कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो फिर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, यही सब हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। लायबल पार्टी एंगेज्ड टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, बट नॉन प्रेजेंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि लायबल पार्टी को पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हम पता क्या करेंगे, हम यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पर नहीं मिलेंगे, हम बिजनेस लॉक करके चले जाएंगे और हम बोलेंगे क्योंकि आपने प्रेजेंटमेंट नहीं किया इसलिए हमें पेमेंट करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। प्रेजेंटमेंट जो है वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यूजुअल डे ऑफ बिजनेस पर, यूजुअल आवर पर, यूजुअल प्लेस पर आप अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। सामने वाला प्रेजेंट नहीं कर पाया तो प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी हो जाता है बस। लायबल पार्टी मेक्स पार्ट पेमेंट। ठीक है, अगर लायबल पार्टी ने पार्ट पेमेंट कर दिया है तो फिर प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, बिकॉज प्रेजेंटमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, उसको बताना, उससे एक्सेप्ट करवाना। उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, वो एक्सेप्ट करता है। लायबल पार्टी वेव्स ऑफ इज राइट टू टेक एडवांटेज, यानी कि उसने बोल दिया कि अगर प्रेजेंटमेंट नहीं भी किया तो भी मैं एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा सिचुएशन का, मुझे फिर भी मैं लायबल रहूंगा पेमेंट करने के लिए, इवन इफ प्रेजेंटमेंट इज नॉट मेड, तो फिर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी बन जाएगा। इफ ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, समझना, इफ ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, अगर ड्रॉर के ऊपर कोई डैमेज नहीं आएगा तो फिर प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, यानी कि ड्रॉर के ऊपर डैमेज नहीं आएगा मतलब उसको तो पेमेंट अपना मिल ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब आते हैं रूल्स एज टू कॉम्पेंसेशन एंड डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखना। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आज इन द एग्जामिनेशन, और ये तो ऑलरेडी 7 मार्क्स में आ चुका है, तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे ही हम लोग इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, हम लोग एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बार पूरा टेक्स्ट जाकर देखेंगे, जो भी हम लोग ने पढ़ा है उसको पूरा मैच करेंगे, सही तरह से हम लोग ने कवर कर लिया क्या, आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप आराम से हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं रूल्स एज टू कॉम्पेंसेशन पे। जब भी कॉम्पेंसेशन देने की बारी आती है ना, प्रेजेंटमेंट किया बट पेमेंट नहीं किया तो क्या क्या देना पड़ता है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑल 3, हाँ, दैट इज ऑल 3। इट कुड बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट कुड बी प्रॉमिसरी नोट, इट कुड बी चेक। ठीक है, क्या क्या देना पड़ता है, अमाउंट ड्यू, जितना एनआई का अमाउंट था उतना। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, एक्सपेंसेस फॉर प्रेजेंटमेंट एंड लीगल केस, अगर आपने कोई केस वगैरह लाया है। इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन, ड्यू टिल पेमेंट डेट एट द रेट 18% पर एनम। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक्स दिस मिस्टेक कि वो सिर्फ लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 18%। नो, इट इज 18% पर एनम। 3 महीने डिले किया तो 18% इंटू 3/12, 1 महीना डिले किया 18% इंटू 1/12। ठीक है, चलो। नोट, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी करेंट रेट ऑफ एक्सचेंजेस टेकन, यानी कि फॉरेन करेंसी है क्योंकि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी तो हो सकता है ना, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है ना वो करेंट रेट होता है। उस टाइम का रेट नहीं, सिर्फ 4 साल पहले का बिल था, बट आज पेमेंट कर रहे हो ना, आज का रेट लिया जाएगा, अदरवाइज तो फिर वहाँ पे बेनिफिट ही चला जाएगा ना पूरा का पूरा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज कन्फर्म मी ऑन द चैट बॉक्स, क्लियर है कि नहीं है। प्लीज कन्फर्म मी ऑन द चैट बॉक्स, क्लियर है कि नहीं है। प्लीज कन्फर्म मी ऑन द चैट बॉक्स, क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से बताइए, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर है कि नहीं है। यस, चलो, आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज आराम से बता सकते हो। अब आते हैं डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की बात करते हैं। होता ना,
चेक इशू किया बट इनसफिशिएंट फंड्स थे। पता बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर चेक में क्या ही है, आप साइन करके दे दो, नहीं होगा पेमेंट नहीं होगा, कटेगा नहीं बैंक से, है ना, पैसे ही नहीं है, ले जाओ चेक। ऐसा नहीं होता बच्चों, अगर इनसफिशिएंसी की वजह से आपका चेक डिसऑनर हुआ ना तो उसकी अलग लीगल प्रोसीडिंग्स है। इसलिए ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता कि चेक तो किसी को भी दे सकते। पता है एक बच्चे ने एक मूवी में देखा, किसी ने चेक साइन करके दे दिया और ज्वेलरी लेकर आ गया, वो उससे 10-12 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर आ गया। और उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत के साथ हमसे पूछा कि सर ये चेक कल को डिसऑनर हो गया तो ये ध्यान रखना कि चेक बुक रियल होनी चाहिए, साइन रियल होना चाहिए, अकाउंट वगैरह वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे ही ऐसा हो गया उसके बाद अगर चेक इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से डिसऑनर हुआ ना तो ये वाले जो अभी हम लोग प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये लगते हैं। ठीक है, ओके चलो। डेट, चेक वॉज इशू टू डिस्चार्ज अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। रीजन फॉर डिसऑनर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स होना चाहिए, मतलब लीगली एक्सेप्टेबल डेट के लिए बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से डिसऑनर हुआ और कोई रीजन नहीं है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन 3 मंथ्स हुआ है। अच्छा जनरली ये स्टैंडर्ड है, हाँ ये 3 मंथ के अंदर जो भी चेक होता है ना, ऐसा नहीं होता कि आप साल भर बाद जाके लगा सकते हो, 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी लगाया जा सकता है चेक और उस टाइम तक वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड मेड फ्रॉम ड्रॉअर, अच्छा ये हम लोग जब अभी टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से जाके पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांड मेड फ्रॉम ड्रॉअर, ड्रॉअर जो है ना उसको डिमांड करनी पड़ेगी कि 30 डेज के अंदर अंदर विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर, जैसे ही डिसऑनर हुआ ना 30 डेज के अंदर अंदर उसको फिर से मांगना पड़ेगा कि यार ये जो चेक है ना ये डिसऑनर हो गया। डिफॉल्ट बाय ड्रॉअर टू पे, डिफॉल्ट बाय ड्रॉअर टू पे, सो विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड मेड, यानी कि जैसी डिमांड आ गई है तो वैसे ही 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि एक रफ एस्टिमेट बोले तो अगर ये है डेट ऑफ डिसऑनर, डेट ऑफ डिसऑनर, ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज विद इन 30 डेज यहाँ पर आके डिमांड रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिमांड रेस करने के यहाँ पर समवॉट ये हो गया 15 डेज यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं किया तो फिर पेनल प्रोविजंस लगते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग इसको डिटेल में जाकर एक बार और ट्रिक से पढ़ लेते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये हम जो 3 पेजेस में हमने जो भी लिखा हुआ है ये सब हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। आप टेलीग्राम के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। ये जो 5 मिनट का ब्रेक है इसमें अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप आराम से लिख सकते हो। हम लोग आने के बाद सबसे पहले डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे और अच्छे से टेक्स्ट को कवर कर लेंगे। जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको एक समरी लेवल पर देख लेंगे कि सारी चीज़ें हम लोगों ने ठीक से कवर कर ली कि नहीं कर ली। ठीक है, चलो सो सी यू इन 5 मिनट्स।
चलिए वी आर बैक। ओके, चलो तो अब हम लोग जाते हैं पूरे स्टडी टेक्स्ट पर और जाकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑल दो हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है, बट एक बार सिर्फ क्रॉस टेली कर रहे हैं हम लोग लास्ट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। वंस वी आर सॉर्टेड ऑन दैट वी कैन क्लोज द सेशन। ठीक है, तो देखिए ये आपकी ICAI मॉड्यूल जिसमें है दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो चैप्टर में क्या क्या है, नोट्स हैं, बिल्स ऑफ नोट्स मतलब प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक्स हैं, टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? यस। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एंड रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। बट अब आते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स में क्या क्या है, तो प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है। क्या हम लोगों ने सबके टाइप्स पढ़ लिए? येस, बट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल एंड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड डज नॉट कंटेन्स वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। यानी कि कब ऑर्डर पर होता है, जब या तो ये लिखा हो कि पेएबल टू पर्सन और ऑर्डर, और या तो फिर ऐसा हो कि किसी को पेएबल हो और उसमें यहाँ पर कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए कि इसका ऑर्डर, इसको किसी और पे इंडोर्स नहीं किया जा सकता, किसी के ऑर्डर पे पेएबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो बियरर की बात कब करते हैं, जब ऐसा लिखा हो कि वो बियरर है, या फिर व्हेन द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, यानी कि खाली हो। ठीक है, फिर बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी। राइटिंग में साइन में होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, टाइटल शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए और ऑर्डर टू पे मनी होना चाहिए, सम पेएबल, टाइम ऑफ पेमेंट एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, राइट। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, डिलीवर्ड होना चाहिए, फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में रिटन, साइन, ट्रांसफरेबल, टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, कैन बी ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स, अनकंडीशनल प्रॉमिस, सर्टिनिटी ऑफ सम पेएबल, कब, किसको और कितना, एंड डिलीवरी होनी चाहिए। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the banker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यहाँ पे बात करते हैं, दो पार्टीज होती हैं, मेकर होता है और पेई होता है, मेकर होता है और पेई होता है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। राइटिंग एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, साइंड बाय द मेकर टू पे मनी ओनली, सर्टेन सम, मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन्स। माय फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। ठीक है, फिर आते हैं स्टैंपिंग। अब आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा था, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर नॉट प्रॉमिस, ऑर्डर किसी और को देना है हम लोगों को, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने पूरा समझ लिया था। यहाँ पे तीन पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। हम लोगों ने समझा हुआ था, ड्रॉअर जो साइन कर रहा था, मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई जिसके ऊपर साइन किया जा रहा है, एंड पेई जिसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। राइटिंग एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ड्रॉअर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉ ड्रॉई मस्ट बी सर्टेन, ड्रॉ ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, सम मस्ट बी सर्टेन, ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाया गया है जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आते हैं चेक की बारी करने। चेक में यहाँ पे ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर पेएबल और डिमांड का मतलब क्या होता है, इट शुड बी पेएबल व्हेनेवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई। जैसे बैंकर में 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी आ सकते हो, रीजनेबल टाइम एंड प्लेस पर। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। ट्रंकेटेड चेक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल। बताया था ना, क्लियरिंग होने के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखकर उसको ट्रंकेट यानी कि श्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं पार्टीज टू चेक। तो 3 पार्टीज होती है, ड्रॉ, ड्रॉई, पे, बिकॉज इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली। यहाँ पर बस एक चीज़ होती है कि जो ड्रॉई है वो स्पेसिफाइड बैंकर होता है। ठीक है, इज ऑलवेज अ बैंकर। ओके, फिर आते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। तो सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले प्लस ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्लस बैंकर होता है यहाँ पर, एंड इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि जब जैसे ही डिमांड किया जाएगा वैसे ही इसका पेमेंट करना होता है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था फाइनली यहाँ पर इनकोएड एंड एम्बिगियस। ये हम लोग ने सब पढ़ लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर आते हैं नेगोशिएशन और ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा था, पेएबल टू बियरर, पेएबल टू ऑर्डर, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था।
फिर हम लोग आते हैं नेगोशिएशन बाय डिलीवरी पर। तो यस, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी यानी कि इंडोर्समेंट हम लोग ने पढ़ लिया था। फिर हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन, इट्स अ थ्योरेटिकल डिस्कशन, यू कैन रीड इट जस्ट इन केस इफ यू फेस एनी ट्रबल प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो। ठीक है, फिर आते हैं डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स क्या हम लोग ने पढ़ लिया था? यस। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे प्रोसेस लिखा होता है ना, उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी मीन्स लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। हम लोग ने पढ़ लिया था कि लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए, और फिर हम लोग ने 30 डेज और 15 डेज की टाइमलाइन पढ़ी थी, तो ये रिवाइज कर लेते हैं। देयरफॉर वी मे कंक्लूड दैट कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड आफ्टर 45 डेज ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक। यानी क्या था, 30 + 15 वो 15 दिन, वो 45 डेज टोटल के अंदर पेमेंट नहीं किएगा तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। 30 डेज ऑफ नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, 15 दिन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेड नोटिस आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको नोटिस देना है कि पेमेंट नहीं हुआ है, डिसऑनर हो गया है, और 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका, क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, X issued a post-dated check to Y on the account of discharge of its liability. Further, X instructed to the bank to stop the payment due to unavailability of the adequate amount in the account. ठीक है, Y ने मना कर दिया। ठीक है, सॉरी X ने मना कर दिया। ठीक है, here in this instance, section 132 of the act is attracted as when a check is dishonored on account of stop payment instruction sent by the drawer to his banker in respect of post-dated check, irrespective of insufficiency of funds in the accounts. A post-dated check is deemed to have been drawn on the date it bears, and the 3 months period for the purposes of section 138 is to be counted from that date, यानी कि जो डेट उसमें लिखी हुई है। So, X will be liable for dishonor of check once a check is issued by the drawer. A presumption under section 139 must follow, यानी कि जिस दिन इशू कर दिया उसी दिन से मान लिया जाएगा, जिस दिन उस चेक में लिखा हुआ उस दिन से मान लिया जाएगा कि इसका 3 मंथ्स पीरियड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ओके, चलो अब प्रेजेंटमेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट अलग से कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ये भी कवर कर चुके हैं। आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट हम लोग ने देखा था रीजनेबल आवर्स होने चाहिए। ठीक है, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट ऑफ साइट ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 डेज का टाइम देना होता है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस नॉट एल्सवेयर, तो उसी जगह पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर नहीं मिला तो रेसिडेंस पर जा सकते हैं, रेसिडेंस पर नहीं मिला तो जहाँ पे भी मिलता है वहाँ जाना पड़ेगा। नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड भी पढ़ चुके हैं, स्पेसिफाइड प्लेस भी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर एक्सेट्रा हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस, तो फिर जहाँ मिल सकता है वहाँ जाओ। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर ये क्या है? इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन अपॉन, यानी कि जिस बैंक के ऊपर इशू किया गया उसी बैंक में जाकर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू डिस्चार्ज एनी अदर टू चार्ज एनी अदर पर्सन, तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी देयर ऑफ बाय सच पर्सन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड कैसे होता है, ये भी हम लोग जब डिमांड होगी तब, जब बोल दिया जाए तब हम लोग को पे करना है। प्रेजेंटमेंट बाय और टू एन एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ न्यू पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, दिस इज अ न्यू पॉइंट ऑल्सो। ओके, सो प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड और असाइनी, मतलब आपको कोई इंसान था जिसको चेक कलेक्ट करना था, जिसको पैसे कलेक्ट करने थे, क्या उसका एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, एंड असाइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट का जो असाइनी लीगली अपॉइंटेड असाइनी होता है वो, तो उसके बारे में क्या लिखा गया है? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट में बी मेड टू द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर, यानी कि जो भी एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, मेकर है, उसका जो भी, या तो वो इंसान या उसका जो भी लीगली ऑथराइज्ड एजेंट है उसके सामने आप जाके प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई हो, टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और वेयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंस्टॉलमेंट टू हिज असाइनी, यानी कि सेम यहाँ पर जैसा हो रहा है वहाँ पर भी आप जाके उस इंसान को, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर वो इंस्टॉलमेंट हो गया उसके असाइनी को, या फिर उसके एजेंट को, जो भी लीगली अपॉइंटेड एजेंट है उसको आप जाकर कर सकते हो। व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अलाउड होता है। ठीक है, नाउ लाइबिलिटी ऑफ बैंक फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। नेग्लिजेंटली डील मतलब रॉन्गफुल डिसऑनर हो गया मे बी, तो सो व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड पेबल एट अ स्पेसिफिक बैंक हैज बीन ड्यूली प्रेजेंटेड देयरफॉर पेमेंट एंड डिसऑनर, इफ द बैंक सो नेग्लिजेंटली और इम्प्रॉपरली कीप्स डील्स विद और डिलीवर्स सच बिल एज टू कॉस्ट लॉस टू द होल्डर, ही मस्ट कॉम्पेंसेट द होल्डर फॉर सच लॉस, यानी कि रॉन्गफुल डिसऑनर कर दिया या फिर ठीक से ट्रांजेक्शन को हैंडल नहीं किया, चेक ट्रंकेटेड कर दिया था, वापस ही नहीं किया, कोई रीज़न ही नहीं बताया, इन सब केसेस में रूल्स फॉर कॉम्पेंसेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है,
और यहाँ पर आकर आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आप एक बार इसको ज़रूर क्विक रीडिंग कीजिएगा, और अगर आपको लगता है तो आप आराम से हमसे डाउट्स ज़रूर पूछिएगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको हमसे डाउट्स पूछने हैं या फिर हमसे कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप कहाँ आ सकते हो। ठीक है, चलो तो हम यहीं लिख देते हैं जहाँ पर हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं एंड पेज पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो अब आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले रीड फुल टेक्स्ट। कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप YouTube पर आ सकते हो। YouTube पर हमारे 2 चैनल्स हैं। ठीक है, एक है द लैंड ऑफ लर्नर्स के नाम से, एक ओके, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरी सब कुछ हो जाएगा। एक है CS सुप्रीत अग्रवाल के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप बिजनेस लॉ से रिलेटेड सारे डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो स्पेसिफिकली। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप आ सकते हो। टेलीग्राम पर आप जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। टेलीग्राम पर भी कोई ट्रबल नहीं आता है, आप आराम से अपने डाउट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हो। हम आपको चैनल का एग्जैक्ट नेम बता देते हैं, आप वहाँ पर एज इट इज टाइप कीजिएगा और आपको आराम से सारे डाउट्स मिल जाएंगे। तो आप आ सकते हो CA सुप्रीत अग्रवाल, और यहाँ पर आप आ सकते हो CA फाउंडेशन लॉ। ठीक है, आप ये मान के चलो आप CS सुप्रीत लिखोगे, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है आप हमसे लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हो बाय द नेम ऑफ CA सुप्रीत अग्रवाल। ठीक है, सर क्या आपका इंस्टाग्राम भी है? यस बच्चों, मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप आराम से इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको टाइप करना होगा जो हम नीचे लिख रहे हैं, CA सुप्रीत अग्रवाल _टुलॉल। टुलॉल मतलब क्या हुआ सर? टुलॉल मतलब हुआ द लैंड ऑफ लर्नर्स। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। और अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कुछ भी चीज़ें होती है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स आते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ओके, सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। जस्ट इन केस एनी डाउट इज रिमेनिंग, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू so much. Okay, and we have completed it in a record time of 1.5 hours. See, it's exactly 5:30, right? So thank you so much for joining the session. We will be coming up with a lot of these sessions. Please subscribe to the channel and do let us know in case of any queries. Thank you so much.